नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं कवींद्र और शुरुआत हेडलाइन से। आधी रात से 500 और 1000 के नोट बंद। 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक जमा कराने का वक्त। कालेधन को रोकने के लिए सरकार का बड़ा कदम। नौशेरा सेक्टर में सीमा पार से गोलीबारी में एक सैनिक शहीद। जवाबी कार्रवाई में 3 पाकिस्तानी चौकियां तबाह। गृह, रक्षा और वित्त मंत्री ने की सुरक्षा हालात की समीक्षा। मसूद अजहर पर पाबंदी में देरी से भारत नाराज। सुरक्षा परिषद में अंतहीन चर्चा पर जताया अफसोस। दिल्ली वापस बुलाए गए इस्लामाबाद से 3 राजनयिक। अमेरिका में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी। हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुकाबला। ज्यादातर सर्वेक्षणों में हिलेरी को मामूली बढ़त। दिल्ली में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। 48 घंटे में साझा न्यूनतम कार्यक्रम पेश करे केंद्र। फसलों के अवशेष जलाने पर पड़ोसी राज्यों को एनजीटी की फटकार। हम दिल्ली में प्रदूषण पर पहली खबर में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कालेधन पर लगाम लगाने के लिए बड़ा ऐलान किया है। राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने कहा कि आज आधी रात से 500 और 1000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे और वो अब कागज के टुकड़ों से ज्यादा कुछ नहीं। हालांकि 500 और 1000 रुपए के नोट 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा कराए जा सकते हैं और फिर बैंक में जमा किए गए पैसों को निकाला जा सकता है। शुरू में एटीएम से 2000 रुपए ही निकाले जा सकेंगे। 9 और 10 नवंबर के बीच एटीएम से पैसे निकालने की बंदिश होगी। 11 नवंबर तक सरकारी अस्पतालों में पुराने नोट दिए जा सकेंगे। साथ ही एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे पर इन नोटों से टिकट खरीदने की छूट होगी। कि रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट 10 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर 2016 तक आप अपने बैंक या डाकघर, पोस्ट ऑफिस के खाते में बिना किसी सीमा के जमा करवा सकते हैं। आपके पास लगभग 50 दिनों का समय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई जरूरी है और इसके लिए उन्होंने राजनीतिक दलों, मीडिया और जनता से सहयोग मांगा। हर सामान्य नागरिक भ्रष्टाचार, काला धन, जाली नोट के खिलाफ इस महायज्ञ में, इस लड़ाई में अपना योगदान दे सकता है। भ्रष्टाचार और कुछ दिनों की असुविधा में से एक को चुनना हो, मेरे देश का ईमानदार नागरिक असुविधा को तो चुनेगा, लेकिन भ्रष्टाचार को कदापि नहीं चुनेगा। रिजर्व बैंक ने कहा है कि कालेधन पर लगाम के लिए कदम बेहद जरूरी था। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने बताया कि जाली नोटों का इस्तेमाल आतंकियों को वित्तीय मदद पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने 500 और 2000 रुपए के नए नोट के नमूने भी दिखाए। 2000 रुपए के नोट पर मंगलयान की तस्वीर होगी, जबकि 500 के नोट पर लाल किले की तस्वीर। For ordinary and common public, the looks of an fake Indian currency note is similar to genuine notes, which makes it difficult for them to distinguish the fake from the genuine. Thus, there is a congruence of thought between RBI and government. There are multiple objectives that can be achieved with the replacement of the old high denomination notes with a new series. 10 नवंबर से जो अभी फिलहाल जो 500 रुपया नोट और 2000 नोट वो सर्कुलेशन में आ जाएंगे। We have focused mostly on printing of 2000 rupee notes because it will be easier to exchange the notes, the 500 and the 1000 rupee notes. With the same number of notes, we can exchange higher value of money.
कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अचानक इस तरह का फैसला लेना लोगों के हित में नहीं है। आइए देखते हैं सरकार के इस फैसले पर राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया है। 500 और 1000 रुपए का नोट वापस लेकर और बगैर किसी तैयारी के और बगैर बैंकिंग व्यवस्था में पैसा वापस लेने के प्रावधान के 30 दिसंबर तक क्या छोटे व्यापारी, इस देश के छोटे छोटे दुकानदार, इस देश के किसान और इस देश की गृहिणियों जिनको अपना खर्चा चलाना है, क्या उन्हें अगले 2 महीने तक मोदी सरकार एक ऐसी मुसीबत में नहीं धकेल रही बगैर तैयारी के जिसका कोई हल सरकार के पास नहीं? 500 और 1000 के नोट रद्द होने के बाद देश में काले धन के खिलाफ जो लड़ाई है वो एक निर्णायक मोड़ पर पहुंची है। मैं मानता हूं कि उनका एक कदम काले धन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है। और अब ये देखते हैं पहली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण के स्तर पर चिंता जताई है और केंद्र सरकार से सभी पक्षों से बात कर 48 घंटे में साझा न्यूनतम कार्यक्रम देने को कहा है। साथ ही स्मॉग अलर्ट सिस्टम भी बनाने को कहा। उधर एनजीटी ने दिल्ली में स्टोन कैसिंग और ईंट भट्टे पर 1 हफ्ते की रोक लगा दी। साथ ही 5 राज्यों को आदेश लागू कराने के लिए एक सिस्टम बनाने को कहा है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने वायु प्रदूषण को खतरनाक बताते हुए इससे निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों की सरकार से जानकारी मांगी। कोर्ट ने केंद्र से राज्यों के साथ चर्चा कर गुरुवार तक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाकर कोर्ट में पेश करने को कहा। इस मामले में अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। चीफ जस्टिस ने कहा अगर प्रदूषण डबल हो जाता है जो सेफ लिमिट से है तो क्या आप सब स्कूल बंद कर देंगे? अगर उससे भी ज़्यादा होता है तो क्या आप सारी गाड़ियां हटा देंगे सड़कों से? और अगर उससे भी ज़्यादा होता है तो आप क्या पूरे शहर को बंद करेंगे? तो इस मेल का आप एक डिज़ास्टर रिस्पांस बताइए, एक कॉमन मिनिमम ग्रेडेड रिस्पांस बताइए। इससे पहले दम घोंटने वाले प्रदूषण पर एनजीटी ने दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की सरकारों को फटकार लगाई। एनजीटी ने दिल्ली सरकार से पूछा कि स्कूल बंद करने से पहले सर्वे किया गया था। साथ ही पटाखों पर बैन के लिए जारी नोटिफिकेशन और पावर प्लांट का ऑडिट प्लान दिखाने के लिए कहा। वहीं पड़ोसी राज्यों को फसल के अवशेष जलाने पर रोक लगाने में नाकाम रहने पर नाराजगी जताई। जो पहले आदेश थे उसको कहां तक इम्प्लीमेंट कर पाए ये लोग, और उसकी वजह से पूरी जो दिल्ली का जो वातावरण जो अफेक्ट हुआ है उसको लेकर काफ़ी कुछ पूछा गया और इधर से भी काफ़ी कुछ बताया गया। सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आएंगे और जो भी कार्रवाई होगी उसके बाद दोबारा से यह मैटर कल सुना जाएगा। इधर दिल्ली सरकार ने केंद्र के उस दावे को खारिज किया है कि पड़ोसी राज्यों की वजह से दिल्ली में महज 20% प्रदूषण हुआ है। नॉर्मली मैं मानता हूँ दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, नॉर्मली भी ज़्यादा है, अक्टूबर में भी ज़्यादा था, सितंबर में भी ज़्यादा, हमेशा से ज़्यादा रहता है। बट आज की डेट में 20% नहीं हुआ। एवरेज करेंगे तो 20% निकलेगा, पूरे साल का एवरेज कर देंगे आप, या 6 महीने का एवरेज करेंगे। परंतु आज की डेट में देखेंगे तो 70% फसलें जलने की वजह से है। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने कल उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। इसमें 7 दिनों तक निर्माण कार्यों पर रोक लगाने, 15 साल पुराने डीजल वाहनों के डी रजिस्ट्रेशन समेत कई उपाय लागू करने का फैसला किया है। दिल्ली में करीब 10 दिनों से वायु प्रदूषण का स्तर सामान्य से कई गुना ज्यादा दर्ज किया गया है। रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। और हमारे साथ भूरीलाल जी हैं जो कि चेयरपर्सन ऑफ एनवायरनमेंट पॉल्यूशन बोर्ड से हैं। भूरीलाल जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जिस तरीके से पॉल्यूशन रहा है, और मैं कोर्ट की बात करूं, सरकारों की बात करूं, एनजीटी की बात करूं, लेकिन आपकी नज़र में क्या जो कदम उठाने की उम्मीद हम करते हैं या फिर जिसकी बात कोर्ट या एनजीटी कर रहा है, गंभीरता कितनी दिख रही है सरकारों के अब तक के जो कदम रहे हैं? आदेशों निर्देशों की कोई कमी नहीं है, उन पर अनुपालन नहीं हुआ है। हर चीज का जिसके ऊपर आज व्यवस्था ये करने जा रही हैं सरकारें, उसके लिए पहले से ही निर्देश निर्गत किए जा चुके थे, परंतु क्रियान्वयन नहीं हुआ, जिसका परिणाम ये हुआ है कि आज हम एक भयंकर स्थिति का मुकाबला कर रहे हैं।
और हपड़ा तपड़ी मची हुई है। कोई स्कूल बंद करने की बात कर रहा है, कोई ट्रांसपोर्ट बंद करने की बात कर रहा है, लेकिन समय से कार्य ना करने का वजह से ही यह स्थिति पैदा हुई है। बहुत पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो ट्रैफिक या गुड्स ट्रैफिक दिल्ली बाउंड नहीं है जी, उसे दिल्ली में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं दी जाए। दिल्ली के 121 एंट्री पॉइंट्स हैं। ये व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से वहां लागू नहीं की गई और हर तरह का ट्रांसपोर्ट जो है दिल्ली को एक ट्रांजिट पॉइंट की तरह इस्तेमाल करता रहा। परिणाम ये हुआ कि प्रदूषण बढ़ता गया। वाहनों की बढ़ती हुई संख्या बहुत बड़ा कारण है। अगर आप 70 के दशक को लें तो ऑटोमोबाइल की संख्या करीबन 8 लाख थी। 20वीं सदी के अंत तक 28 लाख थी। आज वाहनों की संख्या करीबन 80 लाख है। तो हर चीज का एक शक्ति होती है बर्दाश्त करने की। जी जी, वाहनों की संख्या बहुत ज्यादा है और इसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगता दिखाई दे रहा। साथ साथ हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितनी संख्या में उपलब्ध होना चाहिए वो नहीं है। बहुत पहले माननीय हाई कोर्ट का आदेश है कि 11,000 बसें दिल्ली में होनी चाहिए। सभी तरह की बसें मिलाकर मुश्किल से 5,000 बसें आज हमारे दिल्ली में चल रही हैं। इसके अलावा करीबन 1 मिलियन ट्रिप एडजॉइनिंग स्टेट से दिल्ली में रोज वाहन आते हैं और चले जाते हैं। इस सब का प्रदूषण हो रहा है। साथ साथ जो गार्बेज बर्निंग है वो बदस्तूर कूड़े में आग लगी हुई है, कोई उसे रोकता नहीं है। आदेश बहुत हैं इसके बारे में भी। जी, एक मैं पॉइंट था कि कोई रोकता नहीं, जाकर चेक नहीं करता है। दिल्ली की सीमा कई राज्यों से मिलती है, केंद्र सरकार के भी दफ्तर और मंत्री यहाँ बैठते हैं, लेकिन जिस तरीके के निर्देश एनजीटी या कोर्ट को देने पड़ रहे हैं, क्या ये बात सरकारों के समझ से परे है या फिर सरकारों को समझ तो आती है लेकिन उसे करने की नाकामी है, अपनी मजबूरियां है, कोई और कारण? देखिए, जुडिशरी उसी टाइम अपना अख्तियार लेगी जब एग्जीक्यूटिव काम करना बंद कर देगा। जो वैक्यूम क्रिएट होगा उसको जुडिशरी पूरा करती है। ये काम सरकारों के हैं। अगर सरकारें अपना काम करती तो ये स्थिति पैदा ना होती। जहां भी आप देखते हैं दिल्ली से बाहर निकलिए, कोई भी खाली प्लॉट पड़ा है उसके अंदर कूड़ा डालते हैं, उसमें आग लगा देते हैं। आप देखिए चिमनियों से धुआं निकल रहा है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो रहा है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। अगर सरकारें ये काम करती और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक्टिव होते तो ये स्थिति पैदा ना होती। इस स्थिति को ब्रिज अप करने के लिए जी न्यायालय को समय समय पर आदेश देने पड़े हैं और अब न्यायालय भी इस स्थिति का गंभीर देखते हुए मेरा ख्याल है सख्त निर्देश देगा कि ऐसी स्थिति दोबारा पैदा ना हो। क्योंकि जो स्थिति आज दिल्ली में पैदा हुई है वो लंदन में जब स्मोक हुआ था जी जी, उससे भी भयंकर है। उससे भयंकर है, बिल्कुल। 17-18 टाइम मान्य लेवल से पॉल्यूशन अधिक रहा है। तो इन परिस्थितियों में सरकारों को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। भूरीलाल जी की सरकारें किस तरह के कदम उठाती हैं और कोर्ट की नाराजगी या फिर मैं कहूं कि कोर्ट की फटकार के बाद रवैया कितना बदलता है सरकारों का। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, इस मुद्दे पर बातचीत की। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू हैं
नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। सीमा पार से गोलीबारी का सिलसिला थम नहीं रहा और पाकिस्तान ने आज राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में गोलीबारी की, जिसमें एक सैनिक शहीद हो गया। जवाबी कार्रवाई में सेना ने 3 पाकिस्तानी चौकियों को तबाह कर दिया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा हालात की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें सेना और वायुसेना प्रमुख के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी शामिल हुए। मंगलवार को नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय चौकियों को निशाना बनाते हुए गोलीबारी की। इसका भारतीय सुरक्षा बलों ने माकूल जवाब दिया। 29 सितंबर के बाद से पाकिस्तान ने 100 से ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। इसके बावजूद वो भारत पर गोलीबारी का आरोप लगा रहा है। इस्लामाबाद में 2 हफ्ते के भीतर पाकिस्तान ने 5वीं बार भारतीय उच्चायोग से शिकायत की है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने भारत के उप उच्चायुक्त जेपी सिंह को तलब कर विरोध जताया है। देश की स्वायत्तता के लिए, हमारे देश के सार्वभौमता के लिए जो भी थ्रेट होगा उसको डिफेंड करने के लिए हम सशक्त है, तैयार हैं। एट द सेम टाइम वी वुड लाइक टू हैव द पीस विद आवर नेबर्स। कांग्रेस ने सीमा पर तनाव को कम करने के लिए केंद्र से ठोस कदम उठाने की मांग की है। 3-4 दिन पहले मैं बॉर्डर का दौरा करके आया और देखा कि बहुत लोग हताश हैं कि जो बॉर्डर पे जो तनाव है उसकी वजह से लोगों को बहुत नुकसान पहुंच रहा। इस बीच भारत ने 3 राजनयिकों को पाकिस्तान उच्चायोग से वापस बुला लिया है। ये 3 लोग उन 8 राजनयिकों में शामिल हैं जिनकी पहचान पाकिस्तान ने झूठे आरोप लगाते हुए जाहिर कर दी थी। बाकी 5 कुछ वक्त बाद भारत लौटेंगे। अलगाववादियों के बंद के बीच श्रीनगर समेत कश्मीर के प्रमुख शहरों में लोगों की आवाजाही और यातायात में इजाफा हुआ है। अलगाववादियों ने मंगलवार शाम 4 बजे से बंद में 15 घंटे की छूट दी है। इस दौरान दुकानें, पेट्रोल पंप और दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खुलने की उम्मीद है। 8 जुलाई को आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद से ही कश्मीर घाटी में तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने पर कोई फैसला न लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आलोचना की है। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने सुरक्षा परिषद में कहा कि हर दिन किसी न किसी क्षेत्र में आतंकवादी घटनाएं होती हैं और ऐसे में आतंकवादी संगठनों के नेताओं पर प्रतिबंध लगाने में 9 माह लगा दिए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद अपने ही समय के जाल और सियासत में फंस गई है। भारतीय राजनयिक ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर धीमी चाल से चलने वाली चर्चा के अंतहीन सिलसिले पर अफसोस जताया और तुरंत सुधार के लिए गतिरोध खत्म करने पर जोर दिया। चीन ने इस साल 2 बार मसूद अजहर को आतंकवादी ठहराने के भारत के कदम पर तकनीकी तौर पर वीटो लगाया था। एनडीटीवी इंडिया पर एक दिन के बैन के मामले की सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर तक के लिए टाल दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने बैन को फिलहाल स्थगित कर दिया और इसीलिए इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं। एनडीटीवी ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के 9 नवंबर को एनडीटीवी इंडिया के प्रसारण पर बैन लगाने के आदेश को भी चुनौती दी गई। सरकार ने एनडीटीवी इंडिया पर इसी साल जनवरी में पठानकोट एयरफोर्स बेस पर हुए आतंकवादी हमले के दौरान संवेदनशील जानकारी का प्रसारण करने का आरोप लगाते हुए आदेश दिया था। उधर बॉम्बे हाई कोर्ट ने केयर वर्ल्ड टीवी पर 1 हफ्ते बैन लगाने के सरकार के फैसले पर 20 नवंबर तक के लिए अंतरिम रोक लगा दी है। कल से होने वाले राजकोट टेस्ट मैच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को करीब 59 लाख रुपए जारी करने का आदेश दिया। बीसीसीआई ने अर्जी दाखिल की थी कि पैसे के अभाव में भारत और इंग्लैंड के बीच मैच रद्द करना पड़ सकता है। राजकोट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बुधवार से होगा। बीसीसीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 58,66,000 रुपए जारी करने का आदेश दिया है, लेकिन इसे सौराष्ट्र क्रिकेट संघ की जगह सीधे संबंधित पक्षों को देने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने 3 दिसंबर तक होने वाले मैचों के लिए यही व्यवस्था जारी रखने के लिए कहा है। लॉ होता है, ये मतलब नहीं है कि 18 जुलाई के ऑर्डर को 5 महीना हो जाने के बाद कोई ना कोई बहाना लेके आप या तो जस्टिस लोढ़ा कमेटी के पास जा रहा है या बीसीसीआई हर हथगंडा अपना रहा है कि इम्प्लीमेंट नहीं हो।
कोर्ट ने लोढ़ा पैनल को विशेषज्ञ और प्रशासनिक कर्मचारियों के जरिए मैच में खर्च का आकलन करने को कहा है। इससे पहले बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि फंड नहीं मिलेगा तो टेस्ट मैच नहीं हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा समिति की सिफारिशें लागू नहीं करने तक बीसीसीआई के फंड जारी करने पर रोक लगा रखी है। रविंद्र सिंह शुरान, राज्यसभा टीवी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय प्रोफेसर नंदिनी सुंदर, जेएनयू की प्रोफेसर अर्चना प्रसाद समेत 6 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। बस्तर जिले के नामा गांव में श्यामनाथ बघेल की हत्या के मामले में परिजनों की शिकायत पर टोंगपाल थाने में एफआईआर दर्ज की गई। आरोप है कि माओवादियों ने उनकी हत्या इसलिए की क्योंकि नंदिनी और अन्य के खिलाफ शिकायत की थी। दरअसल कुछ महीने पहले डीयू और जेएनयू के प्रोफेसर समेत कई लोगों ने दरभा ब्लॉक के गांवों का दौरा किया था और इन पर आरोप है कि उन्होंने ग्रामीणों को माओवादियों को साथ देने के लिए उकसाया था। नंदिनी सुंदर ने इस पूरे मामले को पुलिस की साजिश बताया है। एफआईआर दर्ज हुआ है। ये बहुत ही पागलपंती टाइप का एफआईआर है। मुझे बहुत अफसोस है कि इस आदमी का मौत हुआ है, पर हम लोग का किसी दूर दराज से इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम तो 5-6 महीने से वहाँ गए भी नहीं, उस इलाके में बस्तर में भी नहीं गए। पुलिस बहुत निष्पक्ष और बहुत गंभीर रूप से इसके जांच करेगी। जो भी दोषी पाया जाएगा उनको कड़ी से कड़ी सजा न्यायालय द्वारा दिलवाने का हम भरपूर प्रयास करेंगे। जो ब्रिटेन और अमेरिका में अभी भी भारतीय लोगों के लिए वीज़ा नियम काफ़ी कड़े हैं, तो वहीं कनाडा अपने यहाँ भारतीय लोगों को आने, काम करने और बसने पर जोर दे रहा है। कनाडा के इमिग्रेशन, शरणार्थी और नागरिकता मामलों के मंत्री जॉन मैकेलम फिलहाल भारत में है और हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने दिल्ली में उनसे खास बातचीत की। So, are you going to relax visa norms for Indians in Canada? Well, we're taking strong measures to promote immigration. I'll mention 2 areas. We've just announced a global talent strategy, which will make it much easier for high-tech workers to come to Canada on temporary visas. It'll only take 4 weeks to process it, and we want to welcome many more. The second area is international students. I think international students will make the best future Canadians, and so we're going to make it easier for international students to become permanent residents. So there are so many skilled workers in India, and there's many Indian companies who are working in Canada, like in restaurant and other fields. They sometimes tell that there's a visa for those skilled workers are not easy, and they are facing some problems. We also have our express entry system, which allows skilled people in, and there's a 6-month processing time. So is there any special treatment, or is there any preference you are going to give to students who can go there, study, and also work there? Absolutely. What we're going to do is we're going to give international students more points under what we call express entry, so it will be easier for international students to become permanent residents of Canada. There is another category of Indians who have capacity to live in Canada, but they're not skilled workers, but they have money, they have capital, they can go and stay in Canada, they can become a citizen of Canada, they can live for the whole life. So is there any consideration for such type of people who are wealthy, but they have passed their age, like 50 or so? We don't have an investor program, if that's what you mean. We do not have a program where if you invest a certain amount of money, you're guaranteed permanent residence. We have programs for skilled workers. We also have a very important family class. And we're working very hard to make it quicker for husband and wife to come to Canada faster. अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं और इन चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने हैं। अगर हिलेरी जीतती हैं तो अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी और अगर ट्रंप जीतते हैं तो राष्ट्रपति बनने वाले गैर राजनीतिक शख्स होंगे। जानकार मानते हैं कि पर्पल स्टेट यानी स्विंग स्टेट ही तय करेंगे कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा। मतदान की ये तस्वीरें अमेरिका के अलग अलग राज्यों की हैं, जहां सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की कतारें नजर आ रही हैं। 45वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए न्यू हैम्पशायर के डिक्सविले नॉच में पहला वोट डाला गया, जबकि 4 करोड़ 20 लाख से ज्यादा मतदाता जल्द मतदान के अधिकार के तहत पहले ही वोट डाल चुके हैं। इस बीच डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन
और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने मतदाताओं को लुभाने की आखिरी कोशिश की और एक दूसरे पर तीखे वार किए। क्लिंटन ने लेडी गागा और पति बिल क्लिंटन के साथ नॉर्थ कैरोलिना में रैली की तो ट्रंप ने मिशिगन में हजारों समर्थकों को संबोधित किया। We're hours away from a once-in-a-lifetime change. We're going to have real change, not Obama change. Now it's up to the American people to deliver justice at the ballot box. It is a choice between division or unity, between strong, steady leadership or a loose cannon who could risk everything. ताज़ा चुनाव सर्वेक्षणों में हिलेरी ने ट्रंप पर मामूली बढ़त बरकरार रखी है। लगभग सभी प्रमुख सर्वेक्षण हिलेरी की जीत का संकेत दे रहे हैं, लेकिन ट्रंप टक्कर वाले कुछ अहम राज्यों में जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। अमेरिका के उत्तर पूर्व और पश्चिमी राज्यों को डेमोक्रेटिक पार्टी का गढ़ माना जाता है, उन्हें ब्लू स्टेट्स कहा जाता है। उसी तरह दक्षिण और मध्य पश्चिमी राज्यों को रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ माना जाता है, उन्हें रेड स्टेट्स कहा जाता है। जबकि 13 राज्य ऐसे हैं जहां स्थिति कभी भी साफ नहीं रहती, इन्हीं राज्यों को पर्पल स्टेट्स कहा जाता है। ऐसे में पर्पल स्टेट्स या स्विंग स्टेट्स में मतदाताओं का रुख ही अमेरिका के अगले राष्ट्रपति का फैसला करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वरिष्ठ पत्रकार और राज्यसभा टीवी के मशहूर कार्यक्रम द बिग पिक्चर के एंकर गिरीश निकम का अंतिम संस्कार बुधवार को उनके गृहनगर बेंगलुरु में होगा। आज उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए राज्यसभा टीवी के मुख्यालय में रखा गया। सोमवार शाम दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ था। गिरीश निकम के निधन पर उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और केंद्रीय मंत्रियों समेत पत्रकारिता जगत से जुड़े लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। हमारी ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। पत्रकार गिरीश निकम का पार्थिव शरीर जब अंतिम दर्शन के लिए राज्यसभा टीवी मुख्यालय लाया गया तो उनसे जुड़े सभी लोगों की आंखें नम थीं। कई आला नेता और केंद्रीय मंत्रियों ने आरएसटीवी दफ्तर में गिरीश निकम को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये बहुत दुखी का बात है। द ग्रेट लॉस टू दिस प्रेस इंडस्ट्रीज। मैं तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त, हम दोनों एक ही स्टेट से आते हैं। ये एक बहुत बड़ा शौक है कि इस तरीके से मतलब अचानक वो गुजर गए और हमारे बीच में नहीं है। गिरीश को तो मैं कई अरसों से जानता हूँ, मतलब और उनको जानता भी हूँ, उनकी कमिटमेंट क्या है, उनके वैल्यूज़ क्या है। स्टार ऑफ मैसूर नाम के अखबार से पत्रकारिता का आगाज करने वाले गिरीश निकम इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे समेत कई मीडिया संस्थानों में रहे। राज्यसभा टीवी की शुरुआत से ही वो चैनल से जुड़े रहे। उनके निधन को पत्रकारिता जगत से जुड़े लोगों ने अपूरणीय क्षति बताया। एकदम जिसको कहते हैं ना, ट्रू ब्लू प्रोफेशनल थे अपने काम के प्रति। और उनका परिवार जैसे बता रहा था, पिछले साल जब उनको हार्ट प्रॉब्लम हुआ तो कहते थे कि मैं जब जाऊं तो काम करते हुए जाऊं, और उसी तरीके से हो गए। शो किया, वो शो भी किस इश्यू पे था, फ्रीडम ऑफ द प्रेस। राज्यसभा के महासचिव शमशेर के शरीफ के अलावा कई आला अधिकारियों ने भी गिरीश निकम को श्रद्धांजलि दी। निधन से 1 घंटे पहले उन्होंने एनडीटीवी बैन, मीडिया फ्रीडम एंड नेशनल इंटरेस्ट पर बिग पिक्चर कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग की थी। आइए देखते हैं इस आखिरी शो में उनके अंतिम शब्द। We'll wait and watch how this whole issue will progress. Now that the NDTV India has gone to the Supreme Court, the Supreme Court will have to look into this matter. Thanks to all my guests. Please keep watching. We'll come back with another issue, the big picture, same time tomorrow.